हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। चलो, तो जैसा कि हम लोग रिवीजन कर रहे थे, क्लास 10th का साइंस का रिवीजन चल रहा था बाबू। इससे पहले हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिक करंट, उस पर वन शॉट हमने आपको दिया था और हमने आपको बताया था कि उसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें ऑलरेडी थी। पूरे के पूरे फ्रॉम बिगनिंग टू लास्ट जो भी टॉपिक्स थे सब क्लियर किया था हमने उसको। और आई होप कि आपने उस वीडियो को ऑब्जर्व किया होगा और अपना रिवीजन कंप्लीट किया होगा इलेक्ट्रिक करंट का। उसी सिलसिले में आज दूसरा जो चैप्टर है हमारा क्लास 10th साइंस फिजिक्स का, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको भी हम लोग वन शॉट में इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। दैट मीन्स आपके रिवीजन को एक कंप्लीट धार मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना। इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। एंड आई होप कि अगर आपने इसे अकॉम्प्लिश कर लिया देन डेफिनेटली आप इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन छोड़कर आने वाले नहीं हो। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। सो बी रेगुलर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस क्लास फ्रॉम बिगनिंग टू लास्ट। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नाउ देखिए, सबसे पहले समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी ये अपने अंदर तीन तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरली लेकर चलती है और हमने इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट है आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, आई थिंक क्लास 8th में आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह, हाइड्रोलिसिस है ना, पढ़ा होगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं हमारे, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, उसमें इस तरह के प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं। या इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस किया जाता है, जिसके कारण एक मेटल पर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाया जाता है, उसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है। और वो किस पे बेस्ड है? वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है। तो ये पहला इफेक्ट है जो कि हमने में पहले ही पढ़ रखा है। दूसरा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की चर्चा हमने प्रीवियस अपने वीडियो में की थी, यानी इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, ठीक है। याद आया? जूल्स लॉ H=I²RT था ना। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए इसके बारे में समझते हैं कि यह है क्या एक्चुअली। देखो, कोई भी कंडक्टर जब अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही होती है तो वह सिर्फ एक कंडक्टर नहीं रह जाता है, बल्कि वह एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी कंडक्टर से करंट पास हो रही है ना, whenever electricity is going to be passed through any conductor, then that conductor behaves like a magnet। वह एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? एक चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिज्म कैरेक्टर है ना, मैग्नेट का कैरेक्टर है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर यानी वैसा कंडक्टर जो करंट को कैरी कर रहा है, वो अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। समझ आ रही है? यानी ये मैग्नेटिज्म उसमें क्यों आ रहा है? अगर एक कंडक्टर, सपोज कीजिए दिस इज अ मेटालिक वायर और इसमें कोई करंट नहीं है, तो ये सिंपल एक कंडक्टर, एक मेटल है। लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, करंट पास हो रही है, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जा रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जा रहा है। यस और नो? तो ये मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी, और ये किसके कारण डेवलप हो रहा है? करंट के कारण। अगर करंट ना हो तो ये सिंपल एक कंडक्टर है, करंट के कारण ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रही है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि करंट मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सिंपली। हाँ या ना? ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा पहले जान लो, उसके बाद हम इस पे आगे चढ़ते हैं। ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट बताएंगे कि कैसे ऑरेस्टेड ने, ठीक है ना, एक डेनिश साइंटिस्ट थे ऑरेस्टेड, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से, जिसको ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कहा गया, उस एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने इस चीज़ को बताया कि कैसे करंट के कारण मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, ठीक है। फिलहाल उसको जानने से पहले हमें छोटे छोटे पॉइंट जो हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आगे वाले जो आगे क्लासेस होंगे उसमें आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। तो आइए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सबसे पहले ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसको हम लोग वेक्टर बी से इंडिकेट करते हैं।
ठीक है, जैसे याद करो इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, वेक्टर ई के बारे में पढ़ा था, है ना। उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है मैग्नेटिक फील्ड? द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। एक मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र, वह रीजन जिसमें मैग्नेटिज्म को अनुभव किया जा सकता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसे ही मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट हमने ले लिया। इसके चारों तरफ का एक क्षेत्र ऐसा होगा, जैसे इस रीजन में अगर आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, आयरन को, निकेल को, कोबाल्ट को, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो, अगर आप उसको लाइएगा तो ये उस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स बिल्कुल लगाएगा, हाँ या ना, क्योंकि आप इसके मैग्नेटिक रीजन में उसको ला रहे हो। ठीक है, आपको पता होगा कि मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकती है अपने अंदर, या फिर दो मैग्नेट्स की अगर हम बात करें तो दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उसके डिसिमिलर पोल हो, और अगर सिमिलर पोल हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हाँ ना। तो जिस रीजन तक उसका फोर्स प्रभाव है, प्रभावशाली है, यानी इफेक्टिव है, उस रीजन तक को हम लोग क्या कहेंगे? उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, जैसे धरती की बात करते हैं, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जिस रीजन तक, जिस हाइट तक धरती यानी अर्थ का जो ग्रेविटी है वो वर्क कर रहा है, वर्क तो खैर इनफाइनाइट तक भी करते रहता है, लेकिन जहां तक हम ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, हम कहेंगे कि धरती का वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। उसके बियॉन्ड जाने पर, सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ सरफेस से बहुत दूर चला जाए, तो उस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल वर्क तो करेगा, बट वो एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, इतना कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि वहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल वर्क नहीं कर रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के बियॉन्ड चला गया है। उसी प्रकार ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट के चारों तरफ का वह रीजन जिसमें यह मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल, या कह सकते हो कि ये मैग्नेट उसको अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपेल करने की टेंडेंसी रखता है, उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और हम लोग इसको डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करेंगे भाई? डिनोटेड बाय वेक्टर बी से इंडिकेट करेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको वेक्टर बी से इंडिकेट करेंगे। इसका एसआई यूनिट आप याद रख सकते हो, इसका एसआई यूनिट टेस्ला होता है। ठीक है, आगे चलकर पढ़ोगे तो एक और यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट बनेगा। फिलहाल अभी याद रखना इसका एसआई यूनिट टेस्ला होता है। ठीक है, आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डेफिनेटली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो डेफिनेटली इट कैरीज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, नाउ रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब समझिए इस चीज को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, हालांकि आगे होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको यहाँ मिलेगा। उससे पहले हम लोग ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। आ जाओ, समझ में आया मैग्नेटिक फील्ड? द रीजन और द एरिया around a magnet where any magnetic force can be experienced is called magnetic field. It is denoted by vector B. It is a vector quantity, so definitely it has both magnitude as well as direction. Clear है? आइए अब देखो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरेस्टेड कौन थे भाई? देखिए इन 1820 ईस्वी की बात है, एक डैनिश साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। ठीक है, एक डैनिश साइंटिस्ट हैं, डैनिश साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं आप कह सकते हो। इन 1820, ठीक है ना, उन्होंने एक लॉ दिया, सॉरी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे हम लोग ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने क्या बताया, कैसे क्या किया, इस चीज को समझो। देखो यहां पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको दिख रहा है और यहां पर एक निडल कंपास मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, अभी ये सर्किट ऑफ है, दैट मीन्स सर्किट ओपन है, ब्रेक सर्किट है। ठीक है, लेकिन अगले फिगर में देखो, जैसे ही आपने की को ऑन किया, दैट मीन्स स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से क्या हुआ, स्विच ऑन करने से इस कंडक्टर में करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। इससे क्या हुआ, ठीक है, ये ओपन सर्किट था, ये क्लोज सर्किट है, आपने करंट दिया, करंट सप्लाई होने लगा। लेकिन इससे आप देख सकते हो यहां पर ये जो निडल कंपास मैग्नेट रखा हुआ था, ये क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला है। इसको कोई एक्सटर्नल, मतलब बाहर से कोई दूसरा एजेंट इस पे कोई फोर्स वगैरह नहीं लगाया है, बल्कि इस करंट के कारण
इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। अब तुम मुझे ये बताओ, एक मैग्नेट बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, मीन्स कहने का मतलब कि उसको कोई फिजिकली उसको मूव ना कराया हो, एक मैग्नेट कैसे आखिर अपने आप डिफ्लेक्ट हो सकता है? उसका एक ही कंडीशन है कि वह किसी दूसरे मैग्नेट को अपने तरफ एक्सपीरियंस होते देख रहा होगा। मीन्स कहने का मतलब कि एक मैग्नेट डिफ्लेक्ट हुआ है, इसका मतलब कोई दूसरा मैग्नेट अगल बगल हो या कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हो जिसके प्रभाव में यह वाला मैग्नेट आ गया, तभी वो डिफ्लेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में एक मैग्नेट है, मान लिया आपने एक मैग्नेट को धागे से बांधकर ऐसे लटका दिया है और उसके अगल बगल कोई दूसरा मैग्नेट लाओ तो वो डिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट करना चाहेगा, रिपेल करना चाहेगा, इसके कारण उसमें मूवमेंट होगा। आया ना? तभी तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा। यहां पर इस मैग्नेट में डिफ्लेक्शन हुआ है, इसका मतलब है कि यहां पर जरूर कोई मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ होगा जिसके प्रभाव से, जिसके इफेक्ट से यह डिफ्लेक्ट हो गया। अब ऑरेस्टेड ने सोचा कि यहां पर तो कोई दूसरा मैग्नेट मैंने लाया नहीं, तो आखिर ये मैग्नेट कैसे डिफ्लेक्ट हो गया भाई? तो पता चला कि करंट के पास होने से, इस कंडक्टर में जब करंट सप्लाई आपने दिया तो इस करंट के कारण यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। मींस दिस करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और इसी के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेट रखा हुआ है इसके कारण जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब करंट क्या पैदा करता है? मैग्नेटिज्म का प्रभाव दिखाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है, तभी तो ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट हुआ। क्लियर है? यहां पर देखो, फिर उन्होंने क्या किया कि अब की बार पोलैरिटी चेंज कर दी, यानी कहने का मतलब है कि अब की बार डायरेक्शन को बदल दिया। यहां पे डायरेक्शन बदला हुआ नहीं है, मैं आपको तो चेंज कर देता हूं। देखो यहां पे ये हो गया आपका, सॉरी, ये आपका हो गया प्लस और ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इधर है, ये है आपका प्लस, ये है माइनस। अब की बार क्या किया उन्होंने? पोलैरिटी को बदल दिया, जिसके कारण करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब करंट देखो, करंट कैसे जाने लगा? प्लस से माइनस, यानी पहले इसका करंट का डायरेक्शन ऐसे था, अब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो उन्होंने देखा कि जब करंट के डायरेक्शन को चेंज किया गया है, दैट मीन्स रिवर्स किया गया है, तो जो डिफ्लेक्शन हुआ है नीडल कंपास मैग्नेट में, उसका डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो गया। समझ आ रही है मेरी बात? दैट मीन्स अगर हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है, किसी कंडक्टर मैग्नेट पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है, उसका भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तभी तो ऐसा हुआ। देखो, इसमें करंट इधर जा रहा है तो इस पर डेफिनेटली कोई अलग से फोर्स लगा होगा जिसके कारण इसका डिफ्लेक्शन हुआ इधर, और हमने करंट के डायरेक्शन को जब रिवर्स किया तो फिर इसका भी डायरेक्शन रिवर्स हो गया। मीन्स करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा जो इस मैग्नेटिक कंपास पे लग रहा है। समझ आ रही है बात? देखो, व्हेन की इज प्रेस्ड नीडल सफर डिफ्लेक्शन, व्हेन की इज प्रेस्ड इट सफर डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया है। बोलो हाँ या ना? समझ आ रही है मेरी बातें आपको? आगे बढ़े, चलिए। तो इसी को कहते हैं ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, और ऑरेस्टेड ने ही बताया कि आखिर इसमें डिफ्लेक्शन हुआ है, इसका कारण है करंट। अगर करंट नहीं होता है, नो डिफ्लेक्शन, करंट देने पर ही डिफ्लेक्शन होता है। मीन्स करंट पैदा करता है अपने चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जब दूसरा मैग्नेट रखेगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और उसी नेट मैग्नेटिक फील्ड में के अकॉर्डिंग लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, और उस फोर्स में ये मैग्नेटिक जो नीडल कंपास मैग्नेट है आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गई बात? इससे ये पता चला है। एक्चुअली कहा भी अभी जाता है कि ये अचानक से, ये सडनली हो गई, मतलब ये एक्चुअली ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे, ऐसा कहा जाता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है किसी किसी बुक में। ये एक कोइंसिडेंस था, एक अचानक से हो गई घटना थी। एक्चुअली वो कर कुछ और रहे थे, बट उसके उनके अगल बगल एक रखा हुआ था मैग्नेट, नीडल कंपास मैग्नेट रखा हुआ था, और सर्किट पे वो कुछ रिसर्च कर रहे थे। तो अचानक से जब सर्किट को उन्होंने ऑन किया तो बगल में रखा हुआ जो मैग्नेट था उनका डिफ्लेक्ट हो गया। तो अचानक से उनका दिमाग गया कि आखिर ऐसे कैसे हो गया भाई, आखिर मैंने इसमें सर्किट में मैंने करंट दिया तो मैग्नेट मतलब मैग्नेट में डिफ्लेक्शन क्यों आ गया? तो फिर उन्होंने रिसर्च किया, तब जाकर उन्होंने ये चीज़ें दिखाई दुनिया को। ठीक है, तो ये है आपका ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, जिससे पता चला कि करंट कैरीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये क्या है समझो। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या इसी को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही वर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये कहता है, देखो
ये हमारा एक मैग्नेट है, यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट ले रखा है, ठीक है। इस बार मैग्नेट में, कोई भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक साउथ एंड एक नॉर्थ पोल, तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो देखा जाता है कि किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से कुछ इमेजिनरी लाइंस निकलते हैं जो उसी मैग्नेट के साउथ पोल पर आकर गिरते हैं, और इस दौरान वो जो रास्ता कवर करते हैं, वो जो पाथ, जो ट्रेजेक्ट्री उनकी होती है, वो कर्व होती है। तो आप यहाँ पे देख लो, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से कुछ लाइंस निकल रहे हैं जो कि इसी मैग्नेट के साउथ पोल पर आकर गिर जा रहे हैं, फॉल कर जा रहे हैं। तो इन्हीं लाइंस को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर हुआ? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से इमिट होते हैं और कर्व पाथ को फॉलो करते हुए उसी मैग्नेट के साउथ पोल पर एक्सटर्नली आकर गिर जाते हैं। इन लाइंस को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आप इसको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो, आप इस चीज को एनालाइज भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, एक पेपर ले लो, ठीक है। उस पेपर पे एक मोटा पेपर ले लो और उसके नीचे आपने क्या लगा देना है, एक बार मैग्नेट लगा देना है, ठीक है। और उस पेपर के ऊपर आयरन फिलिंग पार्टिकल्स को स्प्रेड कर देना है और उसको हाथों से टैब करना है, थपथपाना है, ठीक है। फिर से समझ में आया क्या करना है? एक कार्डबोर्ड ले लो, उसके नीचे एक बार मैग्नेट लगा दो, उस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग पार्टिकल्स, जो लोहे के छोटे छोटे जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे, तो मतलब जो बुरादा टाइप का जो होता है ना, आप थ्रेसर मशीन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसको वहाँ पे रख दो आयरन फिलिंग पार्टिकल्स को, और उसको हल्के हाथों से टैप करो, थपथपाओ। तो जब टैप करोगे तो पता चलेगा कि एक पैटर्न बन जाता है, वो आयरन फिलिंग पार्टिकल्स एक पैटर्न में असेंबल हो जाएंगे, ठीक है। और वो पैटर्न कुछ और नहीं बल्कि इसी तरह का होगा। इससे पता चलता है कि मैग्नेट के पोल से, यानी नॉर्थ पोल से, याद रखना हमेशा नॉर्थ पोल से लाइंस इमिट होंगी और वो साउथ पर आकर गिर जाती हैं उसी मैग्नेट के। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइंस दैट दिस डिपिक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को डिपिक्ट करती है। मीन्स व्हाट? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां तक फैली हुई रहेंगी, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वहां तक वर्क करेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि ये मैग्नेट का जो मैग्नेटिक रीजन है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जहां तक इसका मैग्नेटिक इफेक्ट काम कर रहा है, वह इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण होती है। क्लियर है? अब देखिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस कर लो और उसे याद रखना, एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और 3 मार्क्स के 3 स्टेटमेंट्स आपको लिखने होंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा। पहला इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। किसी मैग्नेट के ये नॉर्थ पोल से इमिट होते हैं और साउथ पर जाकर मिलते हैं एक्सटर्नली, ठीक है। किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ये इमिट होते हैं फील्ड लाइंस और उसी मैग्नेट के साउथ पोल पर जाकर गिरेंगे एक्सटर्नली। ये पहला प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। दूसरा, 2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मींस ऐसा नहीं होगा, सपोज करो कि ये हमारा एक मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ से निकल रहा है, मैं इसी के अकॉर्डिंग बना देता हूं, जैसे ये हमारा एक मैग्नेट है, नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ, यहां से ये फील्ड लाइंस निकल रहे हैं और इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा फील्ड लाइंस होगा जो एक दूसरे को ऐसे कट कर देगा। ये देखो, इस पॉइंट पर क्या किया है, दोनों ने एक दूसरे को कट किया है, सो ये पॉसिबल नहीं है। 2 और मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। अब इसका क्यों, आखिर क्यों ऐसा नहीं हो सकता, इसके भी कारण हम बताएंगे, थोड़ा सा भी समय दो। दैट मीन्स सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट। नाउ द थर्ड वन इज द क्लोजर द लाइंस द स्ट्रॉन्गर द फील्ड, ठीक है। यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही मजबूत होगा और मैग्नेटिक फोर्स वहां पर उतना ही ताकतवर लगेगा। जैसे ये एक मैग्नेट आप देख रहे हो, ये मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे क्लोज कहां पर होती हैं, पोल के अकॉर्डिंग, पोल के नजदीक। पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा डेंस होती हैं और सबसे रेयर होती हैं, वो है सेंटर में यानी बीच में, ठीक है। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट कहता है
द क्लोजर द लाइंस द स्ट्रॉन्गर द फील्ड, मतलब जितना ज्यादा क्लोज लाइंस होंगे उतना ही वहां पे फील्ड मजबूत होगा। तो सबसे ज्यादा नजदीक कहाँ पे होते हैं बताओ? पोल के नजदीक होते हैं, ठीक है ना। तो पोल के नजदीक फील्ड लाइंस काफी क्लोज होते हैं, इसीलिए किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड सबसे मजबूत कहाँ पे होता है? उसके पोल पर होता है। मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगा, जितना रेयर होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। तो सबसे क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे होते हैं? पोल पर होते हैं, क्योंकि यहीं से निकल रहा है और यहीं पर आकर गिर रहा है। अब सपोज करो एक क्लासरूम, जैसे आपका क्लासरूम है, क्लासरूम में आप लोग जब क्लासरूम में इन कर रहे होते हैं तो जो डोर है वहां पर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है स्टूडेंट्स की, ठीक है, क्योंकि वहां से निकलने के बाद आप स्प्रेड हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं। लेकिन एग्जिट और एंट्री के समय डोर के पास जो कि एक रास्ता, एक सर्टेन एक रीजन होता है, वहां से सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है स्टूडेंट की, होती है कि नहीं? वैसे ही जहां से इमिट हो रहा है और जहां पे इंड हो रहा है वहां पर डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। यही कारण है कि मैग्नेट के पोल के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। क्लियर हो गई? तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गई क्या? कि क्लोजर द फील्ड लाइंस ग्रेटर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब सबसे कम कहां पे होगा मैग्नेटिक फील्ड? तो सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड बीच में होगा, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे रेयर होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दे आर ऑलवेज नियरली नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मैग्नेट एट एवरी पॉइंट। क्या है? दे आर ऑलवेज नियरली नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मैग्नेट एट एवरी पॉइंट। देखो ये जो आप मैग्नेट देख रहे हो, दे आर ऑलवेज नियरली नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट के सरफेस पर लगभग लगभग ये नॉर्मल होते हैं। खासकर यहां पर की मैं बात बता रहा हूं, देखो यहां पे ये क्या है? नॉर्मल है, यहां पे ये क्या है? नॉर्मल है। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? यानी कहने का मतलब है कि किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स पर ये हमेशा नॉर्मल होते हैं, ठीक है ना। जरा सा पानी तो पनिया रुको अभी। चलो, तो क्या है? दे आर ऑलवेज नियरली नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मैग्नेट। देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, ये आपको 12th में पढ़ना, आप इसको भी छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको समझने के लिए आपको परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, रिलेटिव परमिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। ये इसमें देना ही नहीं चाहिए था, मैं क्यों दे दिया, इसको आप रहने दो, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? ये रियल लाइंस नहीं होते हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम एक बार फिर से पूरी चीजों को रिकॉल करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सबसे पहला ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, यानी ये किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से इमिट होता है। और एक्सटर्नली, देखो एक्सटर्नली ध्यान रखना, अगर हम इंटरनली बोलेंगे तो फिर नॉर्थ साउथ से नॉर्थ, अगर हम इंटरनली बोलेंगे तो साउथ से नॉर्थ, लेकिन एक्सटर्नली की बात करेंगे, जनरली हम लोग एक्सटर्नली की ही बात करते हैं। तो यानी ये जो फील्ड लाइंस होते हैं वो किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से इमिट होते हैं और उसी मैग्नेट के साउथ पोल पर एक्सटर्नली गिरते हैं। लेकिन अगर इंटरनली की बात करें तो साउथ से नॉर्थ होगा, और एक्सटर्नली की बात करें तो नॉर्थ से साउथ होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। चलो इस चीज को एक्सप्लेन कर लो। देखो ये क्यों ऐसा होता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते? क्यों नहीं करते? देखो जैसे मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कि किसी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सो दैट डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट पॉइंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इस पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, सपोज करो दिस इज द टेंजेंट, ठीक है, तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो कि एक हमने मैग्नेट ले लिया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस तरीके से फील्ड लाइंस आ रही है, इस तरीके से जा रही है, ठीक है। नॉर्थ से निकला एक्सटर्नली और साउथ पर जाकर ये एंड हो रहा है, इसका नॉर्थ से निकला साउथ पर जाकर ये एंड हो रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर, सपोज कीजिए इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये टेंजेंट का डायरेक्शन होगा। आपने इस पॉइंट पर, सपोज करो इस पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, this is the direction of tangent at this point, so this is also the direction of magnetic field at this point। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो निकालना है, वो तो आप लोग 12th में पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए किसी पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन अभी हमें डायरेक्शन समझना है। तो
किसी मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी पॉइंट पर किधर होगा वो पता करना है। तो आप क्या करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर एक पॉइंट कंसीडर करो और वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। उस टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का उस पॉइंट पर होगा। सपोज करो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इस पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो कहोगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। बिल्कुल अलग अलग होगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। आप यहां पर अगर निकालना चाहते हो इधर होगा। सपोज करो आप इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहते हो कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से गुजर रहा होगा। तो इस पॉइंट पर आपने क्या ड्रा कर देना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर देना, एंड दिस डायरेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। मेरी बात क्लियर हो रही है? फिर से बता दूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो डेफिनेटली यहां कुछ डायरेक्शन होगा। तो यहां पे डायरेक्शन कैसे पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखो, तो इस लाइन को समझिए, टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप एक समझिए। यहाँ पे ये हमारा एक मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस जा रहा है, एक क्लोज लूप के तरह होता है, ठीक है। सपोज करो कि आपने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ पे कट करते हुए दिखा दिया। अब बताओ ये पॉइंट जो है जहां पर ये दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट तो दोनों लाइंस पे आ गए, ये पॉइंट तो कॉमन हो गया दोनों लाइंस में। तो अगर हम इस पॉइंट को इस लाइंस पर कंसीडर करें तो इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन ये होना चाहिए, और अगर हम इस पॉइंट को इस ऊपर वाले लाइन पर कंसीडर करें तो इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो ये होना चाहिए। अब तुम मुझे बताओ कि एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? दो दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक पॉइंट होगा जो कि दोनों पर कॉमन हो जाएगा। और आपने अभी अभी पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, दैट डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहां पर अगर ये पॉइंट दोनों, अगर दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट दोनों पर कॉमन आ जाएगा, जिस कारण से इस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। मतलब ये होगा कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन है। मतलब इसका ये भी होगा कि अगर आप यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक मटेरियल या कोई मैग्नेट रखोगे तो वो इधर भी डिस्प्लेस होगा और उसी समय वो इधर भी डिस्प्लेस होगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या किसी मैग्नेट को अगर हम इस पॉइंट पर लाते हैं, क्योंकि मैग्नेट क्या होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है, ठीक है। इससे पहले आपने ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा, ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था निडल कंपास मैग्नेट में। तो निडल कंपास मैग्नेट किधर डिफ्लेक्ट हो रहा था? इन द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और आपके अनुसार, ठीक है ना, इधर भी है, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करा रखा है। तो यहाँ पे दो दो टेंजेंट होंगे, और हमने अभी पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उसके डायरेक्शन में होता है। यानी यहाँ पर दो दो डायरेक्शन पॉसिबल है आपके मतलब इसके अनुसार। अब यहाँ पर अगर आप एक निडल कंपास मैग्नेट को लाएंगे तो वो इधर भी डिस्प्लेस होगा, इधर भी डिस्प्लेस होगा उसी समय में, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता है। मीन्स टू फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? अगर अभी क्लियर नहीं हुई है तो बताना कमेंट करके कि कहाँ पे दिक्कत है, फिर से इसको हम बता देंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट को मैंने आपको जैसा कि बोला कि दे आर ऑलवेज नियरली नॉर्मल टू द, इसके लिए हम आपको परमिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, यानी ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लास 12 की बातें हैं। हालांकि अगर याद रख सकते हो तो याद रख लो, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं किया जा सकता बाबू, बिकॉज आपको समझ में भी अभी नहीं आएगा, तो इसको अभी छोड़ते हैं। ये वाला प्रॉपर्टी देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और एक प्रॉपर्टी और आपने देखा था कि हाँ, द क्लोजर द लाइंस द स्ट्रॉन्गर द फील्ड, यानी जितना ज्यादा लाइंस क्लोज होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जैसे कुछ ऐसा समझो, सपोज करो कि एक मेटल, एक कोई रीजन हमने ले लिया, यहां से फील्ड लाइंस गुजर रही है, ठीक है, और इसी का एक और ये सेम रीजन को हमने यहाँ पे दिखाया है,
ठीक है ना, मान लो कि दोनों का एरिया क्या है, सेम है। अब यहां से जो फील्ड लाइंस गुजर रही हैं ये काफी क्लोज है। देखो इस एरिया दोनों का सेम है, ठीक है, इससे 3 फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो ये थोड़ा दूर दूर है और यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कहाँ पे है, क्लोजर, और यहाँ पे रेयरर है। तो ऐसे ये में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। इसका कारण क्या है, और यहाँ पे वीकर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रेयरर है और यहाँ पे डेंसर है। क्लियर हो गई बातें, ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए। आओ अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनेगा या फिर उसका डायरेक्शन वगैरह क्या होगा। आइए देखो, द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स कंसेंट्रिक सर्कुलर सर्कल्स अराउंड द वायर। देखो अभी तक आपने क्या देखा, और स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट वगैरह तो देख लिया है, तो ये चीजें आराम से आपको समझ में आने वाली है। देखिए, अगर एक कंडक्टर जो कि स्ट्रेट है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट सप्लाई हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का सेटअप होगा। यहाँ पे देखो, दो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, दो बातें यहाँ पे समझना है। एक है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न और एक है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये दोनों अलग अलग चीजें। पैटर्न कैसा बन रहा है और फिर उसके बाद उसका डायरेक्शन कैसे पता करना है, दोनों चीजें को अच्छे से समझिए। हमारा टॉपिक क्या है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है। जैसे ये हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। देखो हमने इसको एक एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से इसको जोड़ रखा है, तो ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया हमारा। यहाँ पे जो वाई हमने ले रखा है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले रखा है, इसको एक सर्किट से जोड़ रखा है। इसमें करंट सप्लाई हो रही है, इसमें आई करंट आ रही है। इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन रहा है, वो आप देख रहे हो इस तरीके से सर्कुलर लूप के रूप में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। सो द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर। किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है वो, जैसे सपोज करो ये पेन है, ये कंडक्टर है, इसमें करंट सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में होगा। कंसेंट्रिक सर्कल समझते हैं, बहुत सारे सर्कल जिसका सेंटर सेम ही हो लेकिन रेडियस सबका अलग अलग हो, ठीक है ना। जैसे ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें करंट सप्लाई हो रहा है, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कुछ इस तरह का कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में बनेगा। ये है पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड का। समझ आ रही है मेरी बात। इसको समझने के लिए फ्लेमिंग आप मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल को समझ सकते हैं। मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है भाई, इन्होंने बताया कि अगर किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को आप अपने दाएं हाथ में इस तरह से होल्ड करें कि जो आपका थंब है वह उस स्ट्रेट कंडक्टर में बह रहे करंट के डायरेक्शन को दिखाए, तो बाकी की 4 उंगलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं वह डायरेक्शन वह दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को। मेरी बात समझ में आई। अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर जो जिसमें करंट सप्लाई हो रहा है, आप इसको कल एज्यूम करो कि आप इसको अपने दाएं हाथ में इस तरह से होल्ड कर रहे हो। इस तरीके से आपको होल्ड करना है कि इस कंडक्टर में बह रहे करंट के डायरेक्शन में आपका थंब हो। जो रिमेनिंग फिंगर्स हैं आपके, जो आपके बाकी के 4 उंगलियां हैं, वो जिस डायरेक्शन में मुड़ेगी, आपने इसको होल्ड किया तो बाकी की 4 उंगलियां इधर मुड़ गई। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यही आपका पैटर्न है कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में, आप देख सकते हो। इसके लिए एक स्क्रू रूल भी आता है, एक ही है, दोनों एक ही चीज को बताता है, ठीक है ना। तो आप स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का क्या पैटर्न होगा वो आप समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब आपसे कहेगा कि सर ये पैटर्न और फील्ड अलग अलग चीज है। बिल्कुल, देखिए ये आपका पैटर्न है। अगर आपको फील्ड पता करनी है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर क्या करना है, आपने टेंजेंट ड्रॉ कर देना। सपोज करो आपको इस पॉइंट पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो आपने क्या करना है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। इस पॉइंट पर पूछे तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। बात समझ में आ रही है, कुछ इस तरह का। देखो ये ऐसे बना, तो इस पॉइंट पर आपसे पूछे तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये कुछ इस तरह से इस पॉइंट पर पूछे तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा उस पॉइंट पर, और ये क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है। क्लियर हो गई बात, समझ आ रही है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बच्चा। आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। देखो अभी हमने क्या देखा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बार कंडक्टर आपका स्ट्रेट ही हो।
हो सकता है कि एक क्लोज लूप के तरह आपका कंडक्टर हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर कंडक्टर आपका सर्कुलर लूप के रूप में हो, वैसे सिचुएशन में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, उसको भी देखते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। देखो ये आप एक कंडक्टर देख रहे हो जो कि सर्कल शेप में है, ठीक है, और इसमें करंट सप्लाई हो रही है। देखो हमने इस सर्कुलर कंडक्टर को एक एक्सटर्नल सोर्स सेल से जोड़ रखा है, ठीक है। तो ये देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, तो करंट आपका पॉजिटिव से चलेगा और इससे होता हुआ इस करंट में इसमें इंटर करेगा। इसमें ये करंट इंटर किया और इस तरीके से ये करंट जो है वो घूमते हुए निगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। तो अब ये हो गया करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर। तो इस ये भी कंडक्टर जो है वो करंट को कैरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसके भी अराउंड बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो आप इसको देख सकते हो, करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में जैसे आपका सर्कुलर लूप बना था वैसे ही इसमें बनेगा, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर एट द सेंटर ऑफ द लूप, द डायरेक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग यूजिंग द राइट हैंड थंब। अब मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। देखो एक सर्कुलर कंडक्टर है, ठीक है, इसमें आपने करंट सप्लाई किया। तो देखो यहां पर अगर आप देखो जाए तो अगर हम इसको स्मॉल रीजन में अगर हम कट करें, एक स्मॉल रीजन में, देखो ये आपको कर्व दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसका एक रेशनल पार्ट देखें, एक छोटा सा हिस्सा देखें, तो आप इसको स्ट्रेट कंसीडर कर सकते हो कि नहीं। आप यहां से यहां देखोगे तो भले ही आप इसको कर्व कहोगे, लेकिन अगर इसका एक छोटा सा पार्ट, इसका एक पार्ट ऑफ फ्रैक्शन अगर हम देखें तो वो क्या है, एक स्ट्रेट कंसीडर किया जा सकता है। तो आप खुद से सोचो कि यह एक सर्कुलर कंडक्टर, लेकिन छोटे से रीजन की हम बात करें तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर में बना था इस तरीके का एक सर्कुलर लूप बनेगा, आया ना। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे यहाँ से आप यहाँ की बात करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा वैसे वैसे ये रीजन लगभग अगर मान लीजिए कि आप इस पॉइंट पर की बात करते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये लगभग लगभग स्ट्रेट होता चला जाएगा, है कि नहीं। तो सेंटर में ये कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, और सेंटर पर ये काफ़ी डेंस होकर जिस तरह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर डेवलप होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न सर्कुलर लूप की तरह, सर्कुलर लूप में किस तरीके से सेटअप हो रहा है आप समझ पा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सबसे पहले सोलेनॉइड के बारे में जान लो कि ये सोलेनॉइड होता है क्या, उसके बाद चर्चा करते हैं सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। देखो हिंदी में इसको परिनालिका भी कहते हैं। सोलेनॉइड है क्या, तो आप ऐसा करो कि आप एक मेटेलिक वायर ले लीजिए, ठीक है, और उसको एक सिलेंड्रिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट ले लो और इसके ऊपर इसको इस तरीके से हेलिक्स लाइक का स्ट्रक्चर से इस तरीके से असेंबल कर लो। देख रहे हो, ये एक हॉलो सिलेंडर ले लिया आपने, मानकर चलो ये हॉलो सिलेंडर आपने एक ले लिया है, और इसमें जो मेटेलिक वायर है उसको इस तरह से हेलिक्स लाइक का स्ट्रक्चर में क्या कर लो, आपने असेंबल कर लिया। ये बन गया आपका सोलेनॉइड। क्या बन गया आपका सोलेनॉइड। आप इसको बीच से ये जो आपने सिलेंडर लिया आप उसको निकाल दो, ये आपका क्या बन गया, सोलेनॉइड। नहीं भी निकाल सकते हो, रहने भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, सोलेनॉइड है, ठीक है। हाँ, तो सोलेनॉइड कैसे बनता है भाई, कुछ नहीं करना है, मेटल का वायर ले लो और इसको हेलिक्स लाइक, हेलिक्स समझते हैं, हिंदी में इसको सर्पिला आकार कहते हैं, जो ऐसे सांप कैसे ऐसे ऐसे लपेटता है, आप कभी देखो इस तरीके से। हाँ सर देखे देखे होगे, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, मेटेलिक वायर को आप इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर दे देते हो तो इसी को कहते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कुछ विशेष चीज नहीं है, कंडक्टर ही है, बस एक अलग तरह का इसका शेप बन जाता है, ठीक है। तो यह है सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में सपोज करो आपने करंट सप्लाई दे दिया, सपोज करो यहाँ पे आपने ये, तो अब ये बन गया करंट कैरिंग सोलेनॉइड। दिस इज द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इस तरीके से करंट जाएगा, पीछे से उतरेगा, फिर यहाँ से ऊपर चढ़, और इस तरीके से ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो गया। तो हमें जानना सोलेनॉइड सबसे पहले समझ में आया कि क्या है, ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर वाउंड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, हेलिक्स शेप लिख देते हैं यहाँ पे, हेलिक्स शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। तो इस तरीके से जो शेप आपका बनकर आएगा इसी को सोलेनॉइड कह देंगे, ठीक है ना। अब सोलेनॉइड में अगर आपने करंट दे दिया तो ये बन गया करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब देखो ए सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। जैसे एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा था इससे पहले, देखो
एक बार मैग्नेट में आपने मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का पैटर्न देखा था। उसी प्रकार से एक सोलेनॉइड भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड दो होते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, देखो बच्चा कुछ बातें ऐसी होंगी जो हम जिस समय चल रहा हो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा नहीं की है, लेकिन अभी उसका जिक्र हो गया तो अभी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड दो हो सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को आप समझ लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड दो तरह से है। एक हो गया आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक है आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे समझते हैं तो इस चीज को देख लीजिए आप। जैसे मानकर चलो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हो, ये सब के सब पैरेलल हैं और एक सर्टेन डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, तो ये हमारा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं, आप देखो यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्योंकि यहां पर देखो एक कहीं पर क्लोज है फील्ड लाइंस, कहीं पर क्या है, हमने आपको पहले ही बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को दिखाती है। अब बताओ यहां पर सब के सब की डेंसिटी हर जगह पे क्या है, इक्वल है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने आपको दिखाया हर जगह पे पैरेलल है और एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है। लेकिन यहाँ पर फील्ड लाइंस को आप देखो जरा, यहाँ पे फील्ड लाइंस काफी क्लोज हैं, जबकि आगे चलकर फील्ड लाइंस दूर हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म, ये तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। तो हम सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं कि सोलेनॉइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सोलेनॉइड क्या है समझ में आ गया। जब हम इंसुलेटेड मेटल वायर, कोई भी कॉपर वायर वगैरह ले लो और उसको एक हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर में आपने इस तरीके से वाउंड कर दिया है, तो वो जो स्ट्रक्चर बन गया उसी को कहते हैं सोलेनॉइड। और अगर उस सोलेनॉइड को आपने करंट दे दिया तो वो हो गया करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब करंट कैरिंग सोलेनॉइड में क्या होता है, सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड बनता था, वैसे ही एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इसके अंदर। मतलब वही बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इनसाइड द सोलेनॉइड कैसे जाएंगी, जैसे बार मैग्नेट में बताया था, बताओ याद करो, इनसाइड कैसे जाएगी, साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड कैसे जाएगी, नॉर्थ से साउथ। तो अगर यहाँ पे देखो ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इसका मतलब ये वाला कौन सा रीजन है हमारा, बता दो, ये है साउथ, और ये क्या है हमारा नॉर्थ। देखो नॉर्थ से निकलकर एक्सटर्नली साउथ पे जा रही है इधर से भी, और इंटरनली साउथ से नॉर्थ पे आ रही है। तो हमारा एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड अपने आप में एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्लियर हो गया। अब देखो तो ये सोलेनॉइड जो है, जो कि यहाँ पे हमने ले रखा है करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये चूंकि एक बार मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी होगा, है कि नहीं। तो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, देखो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है किसका, सोलेनॉइड की मैं बात कर रहा हूं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, यहाँ पे छूट गया है, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करता है, तो तीन चीजों पे याद रखना। सबसे पहले करंट थ्रू द सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड में करंट का मैग्नीट्यूड क्या। देखो अगर आप कह सकते हो कि सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह होता है, बार मैग्नेट नहीं होता है, क्योंकि बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिज्म फिक्स्ड है, उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन ये टेम्पररी है, इसके मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक है आपका सोलेनॉइड में जो करंट जा रहा है उस पर, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ, आप ऐसे समझ लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड आपका होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है, जहां पे म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड आई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड। तो देखो आई का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो बी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। यानी सोलेनॉइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड को आपको मजबूत करना है तो आप उसमें करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हाई रखिए। दैट मीन्स करंट थ्रू द सोलेनॉइड इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड बढ़ेगा। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, देखो एन का वैल्यू आप अगर बढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली बी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, और एन का वैल्यू कम करने पर बी का वैल्यू घटेगा। और तीसरा है नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। ये कोर मटेरियल क्या है, देखो
आपने यहाँ पे सोलेनॉइड ले रखा है, ये सोलेनॉइड के बीच में क्या है, कौन सा मटेरियल है, उस पर डिपेंड करता है, ये उसी की परमेबिलिटी ली जाती है यहाँ पे। बात समझ में आ रहा? तो इसके बीच में अगर एयर है या फिर कोई दूसरा बॉडी है, किस तरीके का है उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो म्यू नॉट है वो एक्चुअली म्यू नॉट का वैल्यू जिसका जितना ज्यादा होगा उसके लिए बी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। और ये म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, इसे क्या कहेंगे, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। कौन सा मीडियम, जो कि इस सोलेनॉइड के ये जो खाली रीजन आप अंदर में देख रहे हो इसमें भरा हुआ है। जैसे जनरली हम लोग इसमें सॉफ्ट आयरन का कोर भर देते हैं, सॉफ्ट आयरन लगा देते हैं, तो सॉफ्ट आयरन का जब रड लगा दोगे तो फिर इसकी परमिबिलिटी काफ़ी हाई हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? तो जनरली अगर सॉफ्ट आयरन लगा देते हो तो ठीक है, नहीं भी रख सकते हो, तो नहीं है कुछ तो एयर है और एयर का परमिबिलिटी कम होता है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे मटेरियल से फिल कर देते हो तो उसकी परमिबिलिटी हाई हो जाएगी, जिसके कारण उसका मैग्नीट्यूड भी बी का वैल्यू यानी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ काफ़ी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो जो मटेरियल इस सोलेनॉइड के बीच में लगाई जाती है उसी को कोर मटेरियल कहते हैं। अभी हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के दौरान इसमें इसके बीच में सॉफ्ट आयरन का रॉड लगा दिया जाता है। यानी सोलेनॉइड से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन मटेरियल का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसका म्यू का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसका बी का वैल्यू हाई हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत मजबूत हो जाती है और वो एक मजबूत मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो याद रखना मैग्नेटिक सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, म्यू पर, एन पर और आई पर। यहाँ पे ये क्या है, परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जो मीडियम इनसाइड इंसर्ट है उस पर डिपेंड करता है ये। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स, किसी भी सोलेनॉइड में जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही मजबूत होगा। एंड आई इज द करंट फ्लोइंग इन द गिवन सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में जो करंट जा रहा है वो आई है। अगर आई का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा बी का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में इस चीज़ को रिकॉल करेंगे, इसलिए आप आगे भी इसको देख पाइएगा, टेंशन ना लें। आइए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे है क्या? हाँ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए यहीं पर देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इस चीज़ को समझ। इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखो आपके पास एक सोलेनॉइड है, एक हमने सोलेनॉइड ले लिया, ये हमारा सोलेनॉइड है। ठीक है, इसको हम सर्किट से जोड़ देते हैं। ये हमने एक सोर्स ले लिया और इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे दी, इसको करंट इसमें आएगा इस तरीके से घूमते हुए। ये हमारा एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। ठीक है ना? अब देखो आप क्या करो कि इसके बीच में ये जो रीजन आपको दिख रहा है इसमें आप एक सॉफ्ट आयरन का रड, सॉफ्ट आयरन क्या भाई, आयरन का एक टाइप है, ठीक है ना, जो कि इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी रखता है। तो हमने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन, किसका, सॉफ्ट आयरन का रॉड, सॉफ्ट आयरन रॉड लगा दिया यहाँ पे। इसी को हम लोग कोर कहते हैं। कोई भी चीज जो इसके बीच में इंसर्ट होगी उसको कोर कहते हैं, कोर मटेरियल। तो हमारा कोर मटेरियल के रूप में हमने क्या लिया, सॉफ्ट आयरन लिया। अभी क्यों लिया ये भी हम बताएंगे, एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाई सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड एज अ कोर मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब समझना, उस पर हम चर्चा भी करते हैं। देखिए, तो आपने यहाँ पे एक कोर मटेरियल के रूप में किसको दिखा दिया, सॉफ्ट आयरन का रड लगा दिया। अब देखो क्या हुआ कि इस सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इस कोर मटेरियल को मिल रही है। ठीक है ना? अब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपका ये बन गया एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। देखो क्या हो रहा है, अभी आपने पढ़ा था कि एक सर्कुलर लूप में अगर करंट सप्लाई होगा तो इसके सेंटर पर क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड, मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, देखो तो यहां पर तो कई तरह के कई सारे सर्कुलर लूप है, तो सबके सेंटर पर क्या बनेगा, एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड। और आपने एक कोर मटेरियल को, एक मैग्नेटिक मटेरियल को इसके बीच में इंसर्ट कर दिया, तो ये जो कोर मटेरियल है आपका, इसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया, जिसके कारण ये पूरा का पूरा ये जो आपका कोर है ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, हाईली मैग्नेटाइज्ड हो गया। और हाईली मैग्नेटाइज्ड होने के कारण ये बन गया एक मजबूत चुंबक। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ और नहीं बल्कि एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको रख दिया तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया। अब आप इसका प्रयोग कई जगह पे किया जाता है, जैसे स्क्रैप जो कर कारखाने होते हैं, या फिर जहाँ पे कबाड़ होता है ना, तो जैसे कहीं पे कबाड़ खाना है, वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल हैं, तो उसमें कुछ मैग्नेटिक भी हो सकते हैं, जैसे कुछ आयरन हो सकता है, निकल हो सकता है, कोबाल्ट, जो मैग्नेटिक मटेरियल हो वो हो सकते हैं, और दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो सकते हैं। तो उसको कितना आप हाथ से पिक करते रहोगे या फिर पहचान करोगे कि ये आयरन है कि नहीं है, ये मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो एक गाड़ी वगैरह होती है, क्रेन वगैरह होता है, उसके आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ रहता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप ऑन कर दोगे, इसके सर यानी कहने का मतलब है कि इसको सर्किट ऑन कर दोगे तो इसमें करंट सप्लाई होने लगेगा, और इसके कारण इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ये कोर मटेरियल रखने के कारण ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये बन जाएगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट ने क्या किया, वहाँ पर जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल हैं सबको अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करने के बाद फिर उसको दूसरे जगह पर ले जाकर क्या कीजिए, आप स्विच को ऑफ कर दीजिए। जैसे ही स्विच ऑफ कीजिएगा ये इसमें आई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जब आई का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, आई का वैल्यू जैसे ही जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, अगर आई का वैल्यू जीरो करोगे तो, और मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा यानी ये वापस से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, और डीमैग्नेटाइज होने के कारण उसमें जितने भी आयरन मटेरियल लगे हुए थे इसमें वो सारे के सारे खुद से खुद रिलीज हो जाएंगे। हाँ या ना। अगर ये परमानेंट मैग्नेट का अगर आप यहाँ पे यूज कीजिएगा, जैसे कोई स्क्रैप कारखाना है, ठीक है ना, उसमें आप परमानेंट मैग्नेट का यूज कीजिएगा तो परमानेंट मैग्नेट सारे के सारे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेगा, उसके बाद उसको आपको खींच खींच कर ताकत लगाकर आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हुआ, आप वहां पर ले जाइए इलेक्ट्रोमैग्नेट को करंट दीजिए, जैसे ही स्विच ऑन कीजिएगा सर्किट ऑन हो जाएगी, करंट इसमें सप्लाई होगा सोलेनॉइड में करंट सप्लाई होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो कोर मटेरियल आपने दे रखा है ये हाईली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट ने उस सारे को अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्ट कर लेने के बाद उसको दूसरे जगह ले जाइए, और दूसरे जगह लेने के बाद स्विच ऑफ कर दीजिए, करंट आपका जीरो हो जाएगा। जैसे ही करंट जीरो होगा बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, वापस से सारे के सारे जो मैग्नेटिक मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेट ने अट्रैक्ट कर रखा था वो सारे के सारे फिर से रिलीज हो जाएंगे और वो अलग हो जाएंगे। आया ना। तो इसलिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट है, ये डिपेंड करता है कि इसको करंट सप्लाई मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। और भी इसके कई सारे फायदे हैं। टेम्पररी मैग्नेट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये दूसरे मैग्नेट से और भी ज़्यादा मामले में इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे आपको अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो आप आई को इंक्रीज कर दीजिए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड मजबूत हो जाएगा और ये और ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, हैविली मैग्नेटाइज हो जाएगा, और ये और भी भारी से भारी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स को तो आप उस समय चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आई के वैल्यू आप वोल्टेज को बढ़ा दीजिए, करंट बढ़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर बढ़ जाएगा, ये भारी से भारी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेगा। पावर को कम, वोल्टेज को कम कीजिए, करंट कम हो जाएगा, करंट के कम होने से ये इसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक जो फोर्स है वो वीक हो जाएगा, इसके कारण ये फिर, तो कहने का मतलब आप इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर ये जो कोर मटेरियल आपने लगा के इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना, सोलेनॉइड से बना, ठीक है ना। सोलेनॉइड के बीच में जो खाली जगह थी हमने इसमें सॉफ्ट आयरन का कोर लगा दिया जिसके कारण ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब समझिए एक सवाल आता है कि वाई सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड as the core material in solenoid to make an electromagnet। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का ही यूज क्यों करते हैं कोर मटेरियल के रूप में? किसी और मेटल का यूज नहीं कर सकते थे? जैसे नॉर्मल आयरन का यूज नहीं कर सकते थे, स्टील का यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है, या फिर दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का यूज नहीं कर सकते थे? देखो इसका कारण क्या है, सबसे पहले जान लो। अभी हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने बताया कि एक टेम्पररी मैग्नेट है। इसका काम है कि जब जरूरत हो तो इसमें मैग्नेटिज्म आ जाए, जब जरूरत ना हो ये डीमैग्नेटाइज्ड हो जाए, ठीक है। अगर आप आयरन कोर के जगह पे यानी सॉफ्ट आयरन कोर के जगह पे आप किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल का यूज कीजिएगा तो वो मैग्नेटाइज तो हो जाएगा लेकिन वो इजिली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने आयरन का, नॉर्मल आयरन का यूज किया, वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन अगर आपने
अगर माने कि आपने एक दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल का यूज किया, आपने आयरन का ही यूज कर लिया, नॉर्मल जो आयरन होता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो मैग्नेटाइज तो हो जाएगा, मैग्नेटिक करंट आपने दिया, करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको रख दिया है तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज तो हो जाएगा। लेकिन फिर आप जब करंट को जीरो कर दोगे तो इसके डोमेन फिर से डिसअपियर नहीं हो पाते हैं, आगे आप लोग पढ़िएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा लेकिन फिर डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। जबकि सॉफ्ट आयरन के साथ ये चीज नहीं है, सॉफ्ट आयरन करंट देने पर इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, और जब आप इसमें करंट के सप्लाई को रोक दोगे तो ये तुरंत ही या फिर थोड़ी समय लेगा और ये वापस से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अब कल्पना करो कि आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपने कोर मटेरियल में सॉफ्ट आयरन की जगह पे स्टील का यूज कर दिया, ठीक है, वो मैग्नेटाइज्ड हो गया, मैग्नेटाइज्ड हो गया और उसने बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लिया। अब आपको उसको दूसरे जगह पर ले जाकर उसको हटाना है, रखना है, अलग करना है। अब आपने उसको दूसरे जगह पर ले गए इलेक्ट्रोमैग्नेट को उठाकर, और वहां पर आपने करंट को ऑफ कर दिया, तो क्या होना चाहिए, वो डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए, और डीमैग्नेटाइज हो जाएगा जिसके कारण उसमें जो भी चीजें लगी हुई हैं, जो उसने जिन चीजों को अट्रैक्ट कर रखा है, वो वापस से वहां पे डिस्पैच हो जाएगी उससे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने सॉफ्ट आयरन कोर को ना यूज करके किसी दूसरे मटेरियल को यूज किया, और वो मैग्नेटाइज तो हो गया लेकिन वो पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैग्नेटिक मटेरियल्स की। आप लोग 12th में आइएगा तो डोमेन कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है ना। तो इसलिए सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन इजिली मैग्नेटाइज्ड भी हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड मिलने पर, और इजिली डीमैग्नेटाइज्ड भी हो जाता है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि वाई सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड एज अ कोर मटेरियल इन सोलेनॉइड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, सो द आंसर वुड बी व्हाट, बिकॉज it is the characteristics of soft iron material is what, कि it can be easily magnetized in presence of magnetic field, and in absence of magnetic field it can be easily demagnetized, that's why it perform well, है ना। ये अच्छा काम करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में, तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो, किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब आप किसी करेंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उस करेंट कैरिंग कंडक्टर पर लगेगा एक फोर्स, ठीक है। जब आप किसी करेंट कैरिंग कंडक्टर को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस करेंट कैरिंग कंडक्टर, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, व्हेनेवर a current carrying conductor is placed in an external magnetic field, then there is a force which acts over the given current carrying conductor. This force is called Lorentz force. इस फोर्स का नाम है लॉरेंज फोर्स, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, जब आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा, अभी तक आप क्या कर रहे थे, एक कंडक्टर था, उस कंडक्टर में आप करंट सप्लाई दे रहे थे, जिसके कारण इसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। अब आप क्या कर रहे हो, किसी, मान लीजिए सपोज करो यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करा दिया, ठीक है, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करा दिया, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया। सपोज करो ए भी हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट सप्लाई हो रहा है, तो इस कंडक्टर पर लगेगा एक फोर्स, उस फोर्स का नाम है लॉरेंज फोर्स, ठीक है। अब उस फोर्स का हमें डायरेक्शन पता करना है, ठीक है। क्या पता करना है, डायरेक्शन पता करना है, इसका मैग्नीट्यूड भी आपको पता करना है, बट 10th में वो चीज़ नहीं पढ़नी, और हम लोग कर रहे हैं रिवीजन, हम लोग कर रहे हैं क्रैश कोर्स, तो हम लोग चाहेंगे कि बस वही चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करें जो हमारे एग्जाम ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है। इसमें हालांकि बताने के लिए हम बहुत इसको डीप में बताते हैं, ठीक है। अगर मान ली आपका जो क्लास होता है, जो ऑफलाइन क्लास होता है, उसमें हम इन चीज़ों को काफ़ी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अभी हम कर रहे हैं रिवीजन, तो हम उन्हीं चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे जिसकी ज़रूरत है, जो डायरेक्टली एग्जाम ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़रूरी है। हम बहुत डीप में जाकर उन चीज़ों को अध्ययन अभी नहीं करने वाले। बात समझ में आ रही है, तो आ जाओ। तो व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड inside an external electric magnetic field, then there is a force which acts over the
गिवन करेंट कैरिंग कंडक्टर दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। और हमें उस फोर्स का डायरेक्शन पता करना है कि क्या होगा डायरेक्शन। तो उसको डायरेक्शन को अगर आपको पता करना है तो उसके लिए हमारे पास है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। देखो, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स का नाम है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स एक्चुअली वो जो फोर्स होता है ना बाबू, वो चार्ज पे लगता है। उस फोर्स का वैल्यू होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। आगे पढ़िएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, बताएंगे भी तो, यानी क्यू वी बी साइन थीटा। इस चीज को आगे पढ़िएगा। तो मैग्नीट्यूड की हमें बात ही नहीं करनी है, हमें पता करना है कि उसका, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा, है ना। तो डायरेक्शन हमें पता करनी है कि किस डायरेक्शन में वो लॉरेंज फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए हमारे पास है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया है डायरेक्शन पता करने, यानी जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा तो समझो। इस, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, लेफ्ट हैंड रूल, यानी अपने बाएं हाथ के उंगलियों को यूज करना है इसमें। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इसमें उन्होंने बताया कि अगर आप अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियां, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब, ध्यान दो, अगर जो वीडियो देख रहे हो वो अपने हाथ को उसी तरीके से अपने फिंगर्स को असेंबल करो जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, ठीक है। जस्ट यू हैव टू होल्ड योर लेफ्ट 3 फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड, नॉट राइट हैंड। राइट हैंड रूल भी है इसका, ठीक है, कंफ्यूज ना करना। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी है, वो EMI में पढ़ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है, तो उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे जो लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग ने क्या दिया है, लेफ्ट हैंड रूल। तो आप अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब, हिंदी में इसको कहते हैं मध्यमा, इसको कहते हैं तर्जनी और इसको कहते हैं अंगूठा, थम्स अप, है ना। तो आप अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर इस तरीके से असेंबल कीजिए, इस तरीके से असेंबल कीजिए, ठीक है। इस तरीके से असेंबल करने पर क्या होगा कि ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। मिडिल फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन में हो, तो ऑटोमेटिक थंब जो है वो उस कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन दिखाने लगेगा। यानी सपोज करो, जैसे देखो ये आपके सामने एक मैंने कंडक्टर ले रखा, कल्पना करो कि इसमें करंट नीचे से ऊपर जा रही है और यहां पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज करो ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, ये कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है। इस कंडक्टर में करंट नीचे से ऊपर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन हमने ले लिया, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस इधर से इधर है, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें हमने एक कंडक्टर को रख दिया है जिसमें I करंट सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो फ्लेमिंग ने कहा कि इस पर लगेगा फोर्स, और फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करोगे, तो इसके लिए आप अपने लेफ्ट हैंड रूल का यूज करो। इसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपने कि आपको अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को इस प्रकार एक दूसरे पर परपेंडिकुलर असेंबल करना है कि आपका जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाए और जो आपका मिडिल फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन दिखाए। तो चलो, फोर फिंगर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के तरफ असेंबल कर लिया, मिडिल फिंगर को हमने करंट के डायरेक्शन में दिखा लिया। तो ये जो थंब है ये इस कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, यानी इस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ट लग रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ट लग रहा है। बात समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पर जो फोर्स का वैल्यू है आप इसको क्रॉस से दिखा सकते हो, क्रॉस का मतलब हो गया परपेंडिकुलरली इनवर्ट, ठीक है, और डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात? फिर से फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर आपने अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को इस प्रकार एक दूसरे पर परपेंडिकुलर असेंबल किया ताकि फोर फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाए, सॉरी फोर फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाए, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को दिखाए, तो थंब उस कंडक्टर पर जिसमें करंट बह रहा है उस कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे मैंने दिखा कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट I ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा परपेंडिकुलरली इनवर्ट। फिर इसमें एक चीज और जोड़ लो कि अगर आपने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो मैग्नेटिक फोर्स जो इस पर लग रहा है, लॉरेंज फोर्स, उसका भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। मींस अगर करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर जा रहा है तो इस पर फोर्स परपेंडिकुलरली इनवर्ड लग रहा है, लेकिन अगर आपने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर लिया, देखो फील्ड वही है लेकिन करंट का डायरेक्शन जो कि ऊपर था आपकी बार नीचे हो गया, तो इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो गया, यानी जो परपेंडिकुलरली इनवर्ड फोर्स लग रहा था अब वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फोर्स लगने लगा। बोलो हाँ या ना?
क्लियर हुआ? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये कब लगता है, ये किस चीज़ के लिए अप्लाई होता है? तो ये लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन पता करता है। लॉरेंज फोर्स क्या है? तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रखिएगा तो उस पर लगेगा एक फोर्स, उस फोर्स को कहते हैं लॉरेंज फोर्स, और उसका डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग ने दिया लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? आगे बढ़े, आइए अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए हमें फैराडे का एक्सपेरिमेंट समझना होगा। इसको शॉर्ट में हम लोग ईएमआई कहते हैं। वो कैश वाला ईएमआई नहीं, बल्कि यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझिए। देखो एक चीज तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म डेवलप करता है। इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म का जनक, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म उससे होता है डेवलप। तो फैराडे नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि करंट के प्रयोग से जब मैग्नेटिज्म डेवलप कराया जा सकता है तो क्या मैग्नेटिज्म का प्रयोग करके करंट पैदा नहीं किया जा सकता, यानी उसका उल्टा। ठीक है, इसका उल्टा। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि अगर हम जिंदा हैं हम मरेंगे, है कि नहीं? तो अगर मरेंगे तो अगर हम मतलब हम जन्म ले सकते हैं, हमारी मृत्यु होगी तो पुनः तो जन्म होता होगा, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट होता है ना। हाँ सर कुछ ये रेलिवेंट एग्जाम्पल नहीं है, चलिए कोई नहीं, ऐसे आप समझिए कि करंट के कारण जब मैग्नेटिज्म डेवलप हो सकता है तो क्या मैग्नेटिज्म का प्रयोग करके करंट डेवलप नहीं हो सकता है? यही फैराडे ने सोचा और इस पर उन्होंने रिसर्च किया, और लगभग 10 सालों के रिसर्च के बाद उन्होंने ये पता लगा लिया कि हाँ भाई, जैसे करंट मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करता है वैसे ही मैग्नेटिज्म के प्रयोग से करंट भी पैदा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको फैराडे एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझते हैं। देखिए फैराडे ने क्या बताया, ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। अगर आप किसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड बदलते हैं, कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो मैग्नेटाइज हो गया है। अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कीजिएगा ना तो उस कंडक्टर में एक करंट डेवलप हो जाएगा। फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, बड़ा शांति से समझना है, आराम आराम से। एक कंडक्टर है, ठीक है, आपने इसको, एक मेटल का वायर हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकती है जो कि कंडक्टर है, करंट कैरिंग नहीं है, अभी करंट इसमें नहीं है, बस ये एक कंडक्टर है और ये एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर इस कंडक्टर के क्रॉस जो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, चेंज होगा, तो इस कंडक्टर में एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, उसी को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इस घटना को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए, होता है क्या। देखो, ए करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझना। मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर एक नया वर्ड यूज हो रहा है, फाई। आप ऐसे समझ लो, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको मैं पूरा पहले लिख देता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली है क्या, इस चीज को समझना है तो आपको ऐसे समझना होगा, फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा। समझने के लिए मैं बता रहा हूं, इसको अभी डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, जब आगे की क्लासेस में जाइएगा तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिटेल से पढ़ना है। मैग्नेटिक फ्लक्स एक वर्ड है, एक टर्म है जो कि एसोसिएटेड है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मीन्स व्हाट, कि जितना किसी एरिया से होकर गुजरने वाला फील्ड लाइंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उस कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जैसे ये एक कोई मेटल का प्लेट है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। ठीक है, समझना। अगर इससे होकर गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग होगी, मींस इसका मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। समझ रहे हो मेरी बात क्या होगी, इससे होकर गुजरने वाले ये जो सपोज करो इससे होकर कितने गुजर, 1 2 3 4 5 फील्ड लाइंस गुजर रहे हैं। अगर इन फील्ड लाइंस में चेंजेस होते हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर क्लोज होंगे, डेंस होंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हाई होगा, कम होंगे तो कम होगा।
बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे यहाँ पर एक मैग्नेट ले लो आप, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल फील्ड लाइंस निकल रहे हैं इस तरीके से, और निकल रहे हैं, और भी है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर आप एक मेटल का प्लेट ले लिए हैं। बताओ अभी इस मेटल के प्लेट से कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं? 2 पास हो रहे हैं। लेकिन आप इस मेटल के प्लेट को अगर आप इस मैग्नेट के नजदीक लाते हो तो क्या होगा? इससे होकर गुजरने वाले फील्ड लाइंस इंक्रीज कर जाएंगे। अगर आप इसको नजदीक लाओगे, सपोज करो कि मैं यहां से इसको नजदीक ला रहा हूं, तो इससे होकर गुजरने वाले फील्ड लाइंस में चेंजेस आएंगे। फील्ड लाइंस में चेंजेस आने के कारण फ्लक्स में चेंजेस आएंगे, और फ्लक्स में चेंजेस आने के कारण मैग्नेटिक फील्ड इसका बदलेगा, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से इसमें पैदा हो जाएगा एक करंट, जिसको कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, ये एक कंडक्टर है। मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पे मेटल का रिंग ले लिया है। ठीक है, हम इसे इस मैग्नेट से कभी तो पास लाएंगे, कभी तो दूर ले जाएंगे। तो पास या दूर लाने से, यानी कहने का मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। या तो इसको आप मूव कराओ, या तो आप मैग्नेट को ही मूव करा सकते हो। दोनों सिचुएशन में क्या होगा? इस कंडक्टर से होकर गुजरने वाले फील्ड लाइंस में आएगी चेंजिंग, और फील्ड लाइंस में चेंजिंग आने के कारण फ्लक्स में आएगा चेंजिंग, और जब फ्लक्स में आएगा चेंजिंग तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, यानी एक वोल्टेज पैदा हो जाएगा इसमें, और उस वोल्टेज के कारण इसमें बनने लगेगा करंट। इस करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और यह घटना कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो बच्चा लोग? समझ आ रही है? क्लियर? आगे पढ़िएगा बाबू। E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। ठीक है, यानी समय के साथ अगर फ्लक्स में चेंजिंग आएगी तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ समझते हैं? वोल्टेज। और ईएमएफ जब जनरेट होगा, वोल्टेज जब पैदा होगा, तो करंट तो पैदा होगा ही, है ना? तो यहाँ पे यही चीज हो रही है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स ना बदल के कि मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, तो बी भी बदलेगा तो फाई बदलेगा, या फाई बदलेगा तो बी बदलेगा। यहाँ मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, रुको, अब मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से एनालाइज करा देता हूँ, ताकि जो बच्चे अब तक नहीं समझे हैं वो जरूर समझ जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? किसी कंडक्टर से फील्ड लाइंस जो जुड़ा हुआ है उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। का पैसे समझ लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर उस कंडक्टर से होकर गुजरने वाले फील्ड लाइंस में चेंजिंग आएगी तो फ्लक्स में चेंजिंग आएगा। फील्ड लाइंस में अगर चेंजिंग आएगी, फील्ड लाइंस में अगर चेंजिंग आएगी तो फ्लक्स में चेंजिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंजिंग आएगा और फ्लक्स डेवलप होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप्ड होगा और इसमें चेंजिंग आएंगी, एंड चेंज। ठीक है, अब जब चेंजिंग आएगी मैग्नेटिक फ्लक्स में, फाई में जब चेंजिंग आएगी तो एक ईएमएफ जनरेट होगा, एक वोल्टेज जनरेट होगा। इस वोल्टेज को कहते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ। E इज इक्वल टू होता है माइनस d∅/dt। इसका मतलब हो गया बाबू कि अगर समय के साथ फ्लक्स में चेंजिंग आ रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, और जब ईएमएफ डेवलप होगा तो इससे पैदा होगा एक करंट। इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट। और ये घटना, ये जो फेनोमेनन है, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे? इसी फेनोमेनन को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो किसी एरिया से होकर गुजरने वाले फील्ड लाइंस में चेंजिंग लाओ तो उसके फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, और जब उसके फ्लक्स में चेंजिंग आएगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, यानी वोल्टेज पैदा होगा, और वोल्टेज पैदा होगा तो करंट पैदा होगा। इसी घटना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो यहाँ पे वोल्टेज पैदा हो रहा है और जो करंट पैदा हो रहा है, इस वोल्टेज को कहते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो करंट है उसको कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। बस आपको इतना ही जानना है, और इसके बारे में डिटेल में अभी मत समझिए, वरना होगा कंफ्यूजन। क्योंकि आपको बोर्ड का पेपर देना है, 10th का, 12th का नहीं। जब 12th में आइएगा तो इन सब चीज़ों को कंप्लीटली एक्सप्लेन करके आप पढ़िएगा। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, उसके कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, कैसे फाई इज इक्वल टू वेक्टर B.A, ये क्या है, फिर इसी को लिखते हैं BA cos थीटा वगैरह वगैरह।
ये सब आगे पढ़िएगा, अभी आपको इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आपसे इससे कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपको कि फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या था हमारा, और ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल जो है हमने आपको बता दिया कि कैसे काम करता है। फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, और फ्लक्स क्या है, किसी एरिया से होकर गुजरने वाले फील्ड लाइंस को ही हम लोग फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स में चेंजिंग तभी आएगी जब मैग्नेट और कंडक्टर के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होगा। इसी पर बेस्ड है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। हालांकि इलेक्ट्रिक जनरेटर आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर में यही होता है, उसमें मोशन लाया जाता है जिसके कारण फ्लक्स बदलता है, और फ्लक्स के बदलने से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट पैदा होता है। ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट, वहां पे आप पढ़िएगा। ये क्या आ गया, चलो आगे बढ़े। ये क्या हो गया, कुछ काम भी नहीं कर रहा, ये कैसे हो गया। ठीक है ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। देखो, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो हम ये मान कर चल रहे हैं ना कि आपने पढ़ाई कर रखी है, ऐसा थोड़ी है, ये रिवीजन क्लास है। तो आपने ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल आपको शून्य से शुरू करना है। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, जानते होंगे आप, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको क्लियर कर दे। ठीक है ना, पढ़ाई तो आपने कर रखी है, टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं, अब इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अभी जो जानना है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या है फैराडे एक्सपेरिमेंट, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसका एप्लीकेशन है, तो इसी पर आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसको डायनामो कहते हैं, वो वर्क करता है, तो वो हमें पढ़ना ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आइए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रिसिटी में भी इसको बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इसको इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ाते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको ये दिया हुआ है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में दिया हुआ है, तो हम लोग इसी में इसको पढ़ते हैं। देखिए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारा घरेलू विद्युत परिपथ है, यानी जो घरों में जो हम लोग सर्किट वगैरह डिजाइन करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके बारे में पढ़ना है। तो कंपोनेंट क्या है, क्या क्या हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई जाती है, जो सेटअप की जाती है, उसमें क्या क्या होता है। तो लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है, और अर्थ वायर। तीन तरह के तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, एक लाइव वायर जो जनरली रेड कलर का होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है जो कि जनरली ब्लू कलर का होता है, और एक अर्थ वायर होता है जो जनरली ग्रीन कलर का होता है। लेकिन आजकल कलर मायने नहीं रखता है कि नहीं, लोग किसी भी रंग का तार लगा देते हैं, लाल, पीला, हरा, ब्लू, गुलाबी, नीला, कुछ भी, लेकिन एक्चुअली उसके लिए एक कोड डिफाइंड है जो कि हमें बताता है कि ये कौन सा वायर है, बट कोई नहीं। तो ये तीन तरह के वायर होते हैं। जो लाइव वायर होता है उसमें करंट का सप्लाई होता है, और जो न्यूट्रल वायर होता है उससे करंट रिटर्न आते हैं। ठीक है ना, और जो हमारा अर्थ वायर होता है वो हमारे मतलब जो क्या उसको कह सकते हो, जो लीकेज करंट है उसको ग्राउंड करने का काम करता है। ठीक है, क्लास में हमने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया होगा कि अर्थ, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर वगैरह क्या होती है कि नहीं। यानी कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर, ये कोई हमारा वस्तु है, ठीक है, तो इससे करंट जाएगा और करंट फिर वापस से लौट कर आता है। बात मेरी समझ में आ रही है, यानी करंट का मतलब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से गया और नेगेटिव टर्मिनल पे लौट कर वापस आया, तो ये हो गया एक कंप्लीट सर्किट। तो लाइव वायर जो होता है उससे करंट जाता है, और न्यूट्रल वायर से करंट लौट कर आता है। और अर्थ वायर का जो काम होता है वो है, किसी सिस्टम में अगर कोई लीकेज करंट आ गया है तो उसको अंडरग्राउंड करने का काम होता है। किसका, ये न्यूट्रल वायर का, अर्थ वायर का, जिसको हम लोग अर्थिंग भी कहते हैं। लेकिन आजकल लोग तो दो ही से काम चला लेते हैं, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर को ही धरती के अंदर कर देते हैं, उसको कहते हैं कि ये अर्थिंग है। एक्चुअली वो अर्थिंग नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी क्लास में बहुत लंबे डिस्कस कर चुके थे, आपको हम सारी चीज़ें बताए थे, यहाँ तक कि हमने लाइव करंट, लाइव वायर को टेस्टर से मैंने चेक भी किया था, और उसमें दिखाया था कि उसमें करंट आ रही है, और उसके बाद मैंने उसको टच भी किया था, तो कुछ नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि हमने करंट को रिटर्न जाने का मौका ही नहीं दिया था, यानी करंट को अपने से होकर गुजरने का जो रास्ता है वो हमने नहीं दिया था, इसके कारण ये नहीं हुआ था। आप लोग ऐसा ना करें, हम बता चुके हैं ये सब ऑलरेडी। तो अभी जो आपको जानना है वो बस इतना ही जानना है कि तीन तरह के हमारे घरों में वायर यूज होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। लाइव वायर का जो काम होता है वो करंट को फ्लो कराने का होता है, और जो न्यूट्रल वायर होता है उससे करंट लौटता है, और जो अर्थ वायर होता है वो लीकेज करंट को अंडरग्राउंड करने का काम करता है। अब देखो कि फ्यूज क्या है। देखो फ्यूज, फ्यूज एक्चुअली एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाई फ्यूज इज कॉल्ड अ सेफ्टी डिवाइस, तो फ्यूज के बारे में समझ लीजिए। देखो,
अब तो हालांकि अब तो एमसीबी वगैरह का जमाना है, लेकिन पहले फ्यूज वगैरह हुआ करता था। मैं आपको अभी दिखाता हूँ फ्यूज वगैरह, इसमें फोटो तो लगा ही नहीं है। देखो, फ्यूज कुछ इस तरह का डिवाइस होता है जिसके बीच में एक वायर होता है, इसको हम लोग फ्यूज वायर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्यूज वायर। ये फ्यूज वायर है। ये कॉपर और टीन का मिक्सचर का ये बना होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो जनरली जो मेन जो सर्किट में वायर होता है ना, ठीक है ना, उससे इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है, जिसके कारण ये मेल्ट कर जाता है हाई करंट आने पर। बात समझ में आ रही है? जैसे होता है क्या कि ये फ्यूज वायर है हमारा, इसको हमने किसी सर्किट में लगा रखा है, ठीक है, किसी सर्किट में हमने इसको लगा रखा है। जैसे ही वोल्टेज अगर कभी हाई हो गया, फ्लक्चुएशन होता है ना वोल्टेज में, वोल्टेज अगर काफी हाई हो गया तो करंट भी हाई होगा, और करंट हाई होने से एच का भी वैल्यू बढ़ेगा। आपने पढ़ रखा है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई का वैल्यू जब बढ़ेगा तो एच का वैल्यू बढ़ेगा, और इसके कारण हीट ज्यादा पैदा होगा, और हीट ज्यादा पैदा होगा तो सबसे पहले ये मेल्ट कर जाएगा। ये मेल्ट कर जाएगा तो सर्किट को ये कर देगा ब्रेक, मतलब इससे अब वो हाई करंट आगे नहीं जाएगा। समझना, वोल्टेज हाई हो गया, बहुत ज्यादा वोल्टेज हो गया, वोल्टेज के बढ़ने से करंट हाई हो जाएगा, और करंट के बढ़ने से हीट ज्यादा बनने लगेगा, और जैसे ही करंट हाई हुआ, हीट ज्यादा हुआ, ये तुरंत गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होकर ये टूट जाएगा। टूटने से क्या हुआ? अगर ये टूट गया, सपोज करो ये टूट गया इस तरीके से, जब ये टूट गया तो टूटने से ये सर्किट हो जाएगा ओपन, और ये हाई वोल्टेज जो करंट है वो दूसरे एप्लियंसेस के पास नहीं पहुंच पाएगा, और आपका सारा एप्लियंसेस सेफ रहेगा। यानी वो खुद अपने आप को, मतलब कहने का मतलब है कि यह एक ब्रिज होता है जो कि करंट को आपके एप्लियंसेस तक पहुंचाता है, ठीक है। और ये ब्रिज ही बीच में टूट गया, सपोज करो कि उधर से, जैसे जो जनरली जो वॉरफेयर होते हैं उसमें क्या होते हैं, जब युद्ध होती है तो एक पुल बना हुआ, उस पुल से होकर दुश्मन आपके यहाँ तक आ सकता है, तो क्या करो, उस पुल को उड़ा दो। अगर वो पुल ही नहीं है तो फिर आएगा कैसे? सर आसमान से आ जाएगा। हाँ, तो आसमान से आएगा तो एयरफोर्स है ना बेटी। चलो, तो यहाँ पर भी यही होता है कि ये हाई वोल्टेज के कारण ये हीट ज्यादा बनता है, और ये फ्यूज वायर अपने आप को ब्रेक कर लेता है, जिसके कारण सर्किट ही ओपन हो जाता है, और ये करंट, हाई वोल्टेज करंट जो है वो आगे नहीं जा पाती है, जिसके कारण आपके बाकी के जो एप्लियंसेस है वो सेफ बने रहते हैं। इसलिए हम लोग फ्यूज को एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में जानते हैं, ठीक है। वाई फ्यूज इज कॉल्ड अ सेफ्टी डिवाइस, एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। वाई फ्यूज इज सेड टू बी द सेफ्टी डिवाइस, इसका जवाब आपको पता चल गया। इसमें आपको पूरा लिख देना है कि फ्यूज वायर जो होते हैं वो कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है रिस्पेक्टिवली लो होता है जो सर्किट वायर है उससे, जिसके कारण हाई वोल्टेज और हाई करंट पर ये क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, और हम मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, और हाई वोल्टेज करंट को आगे जाने से रोक देते हैं, जिसके कारण हमारे बाकी जो एप्लियंसेस है वो नष्ट होने से बच जाते हैं, वो उड़ने से बच जाते हैं। इसलिए इसको हम लोग सेफ्टी डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। अब इसमें एक दिक्कत क्या होती थी, इसे और भी देखो, इसका सिंबल ऐसा भी होता है, इसलिए कंफ्यूज ना करें। ये भी फ्यूज का सिंबल होता है, ये तो मैंने फ्यूज आपको दिखा दिया, इस तरह का भी फ्यूज का सिंबल होता है। तो इसका यूज जनरली अब जो आजकल के जो घर में जो सर्किट तैयार होते हैं जनरली उसमें इसका यूज अब नहीं होता है, कम होता है कह लो। इसका कारण क्या है कि जब बार बार जब मान लीजिए कि किसी घर में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, बार बार वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, तो फ्यूज तो अपना काम करेगा, तो फ्यूज बार बार ब्रेक होगा, तो फ्यूज वायर जब टूटेगा तो बार बार आपको नया फ्यूज वायर लगाना होगा, जिससे क्या होगा, मतलब लोग नहीं चाहते हैं। और फिर बहुत लोग क्या करते हैं कि बार बार फ्यूज वायर उड़ जा रहा है, तो फ्यूज वायर कहाँ से लगाएं, नॉर्मल वायर जो सर्किट में यूज हुआ है वही वायर लगा दिए। अब वो तो कुछ काम करेगा नहीं, क्योंकि वो तो नॉर्मल जो सर्किट का वायर है वही वही वायर है। तो हाई वोल्टेज आया, हाई वोल्टेज से हाई करंट डेवलप हुआ, और हाई करंट के इस ये उड़ गई, मतलब कहने का मतलब ये आपका फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट होता ही नहीं है, और नॉर्मली जैसे करंट सप्लाई हुआ वैसे हो गया, मालूम चारा सारा अप्लायंसेस उड़ गया। बाद में पता चला क्या हुआ जी, फ्यूज क्यों नहीं काम किया, तो फ्यूज में तो फ्यूज वायर के जगह पे नॉर्मल वायर लगाया हुआ है, तो वो कहाँ से मेल्ट करेगा, उसका तो मेल्टिंग पॉइंट जो सर्किट वायर है उसी के ये है इक्विवेलेंट है, तो फिर कैसे होगा। तो बार बार फ्यूज वायर उड़ जाता है, जिसके कारण ये होती है। इसलिए आजकल एमसीबी आया हुआ है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसको कहते हैं। आप लोगों के घरों में भी एमसीबी लगा हुआ होगा, ये भी वही काम करता है, बट ये इसमें सेंसर लगे हुए थे, जैसे ही करंट का वैल्यू बढ़ता है इसका ऑटोमेटिक एक स्विच होता है जो शट डाउन हो जाता है। शट डाउन हो गया इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हुआ था, वोल्टेज हाई हुई थी, जिसके कारण एमसीबी डाउन हो गया। फिर आप जाइए देखिए कि अरे एमसीबी लगता है गिरा हुआ है, एमसीबी को उठा दीजिए,
सर्किट आपका ऑन हो जाएगा। इसमें आपको वायर बदलना पड़ेगा, लेकिन एमसीबी में वायर बदलने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, स्विच ऑन कर दो वापस से चालू हो जाएगा। आया ना? ठीक है। अर्थिंग क्या है भाई? तो प्रिवेंट, हमने अभी आपको बताया कि अर्थ वायर जो होता है वो लीकेज करंट को अंडरग्राउंड करने का काम करता है। सो अर्थिंग क्या है? प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स बाय प्रोवाइडिंग ए सेफ पाथ फॉर लीकेज करंट। लीकेज करंट को एक सेफ पाथ और पैसेज दे देता है अर्थ वायर, और इसी को क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं। आप लोग घरों में देखे होंगे कि एक अर्थ वायर होता है, ठीक है ना? हालांकि आजकल तो हम लोग उल्टा बोलते हैं, न्यूट्रल वायर को अर्थ वायर बोलते हैं। तो अर्थ वायर अलग चीज होती है, वो अर्थिंग होती है, और उसका काम होता है कि जैसे कोई एप्लियंसेस है, कोई गैजेट, जैसे मान लीजिए आपका रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर में करंट आ रहा है, एक वायर से करंट आ रहा है और एक वायर से करंट जा रहा है। आने वाला जो करंट है वो लाइव वायर से आएगा, और जो करंट जा रहा है वो है आपका न्यूट्रल वायर। ठीक है, न्यूट्रल वायर है। अब सपोज कीजिए कि किसी, मान लीजिए कि कहीं गलती से कहीं पे तार वगैरह कटा हुआ है, किसी भी कारण से इस फ्रिज के, इस रेफ्रिजरेटर के बॉडी में आ गई करंट, कहीं से करंट लीक किया और उस लीकेज करंट के कारण इसके डोर में, इसके बॉडी में आ गई करंट। अब बताओ, ये जो करंट है ये तो नुकसान करेगा, अगर कोई टच करता है इसको तो उससे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगी। तो इस लीकेज करंट को हम लोग अंडरग्राउंड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अर्थ वायर का यूज करते हैं, और इसी को कहते हैं अर्थिंग। क्या कहते हैं? अर्थिंग। तो यही प्रोसेस कहलाता है अर्थिंग, यानी लीकेज करंट को एक सेफ्टी पाथ, एक पैसेज प्रोवाइड करा देना ताकि वो आराम से अंडरग्राउंड हो जाए और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे ही कहेंगे अर्थिंग। आगे बढ़े, चलिए देख लेते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक हजार्ड, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक हजार्ड यानी विद्युत से होने वाली दुर्घटनाएं। इलेक्ट्रिक हजार्ड में हम लोग दो जनरली पढ़ेंगे, एक देखेंगे हम लोग अब शॉर्ट सर्किट, और दूसरा देख लेंगे ओवरलोडिंग। और इसी के साथ हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ देखो, अभी हमने आपको फ्यूज के बारे में बताया, तो ये देखो आपका फ्यूज है, ठीक है ना? ये आपका फ्यूज है, और ये आपका एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें कुछ नहीं है, अगर करंट हाई हुआ तो ये ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, फिर उसके बाद आप स्विच को ऑन कर दीजिए, अपना सर्किट चालू हो जाएगा। ठीक है, और ये तो फ्यूज अगर इसमें उड़ गया तो देखो इसी के बीच में फ्यूज वायर यहाँ पे ऐसे असेंबल्ड है। अगर गलती से अगर करंट हाई हुआ, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा और हीट बढ़ेगा, तो ये फ्यूज वायर टूट जाएगा, फिर आपको इसको निकालो, फिर इसके बाद फ्यूज वायर लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है अब इसको रिप्लेस करके एमसीबी मार्केट में आ चुका है। ठीक है ना? तो चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रिक हजार्ड, यानी विद्युत से होने वाली जो दुर्घटना है, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है जी, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग वगैरह, है ना? ये क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं। ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। तो सबसे पहले ओवरलोडिंग को देख लीजिए। ओवरलोडिंग क्या है? एक्सेसिव करंट ड्यू टू अ हाई पावर एप्लियंसेस। देखो समझो, आप ये देख रहे हो, ये यहाँ पे हुआ है ओवरलोडिंग। होता है क्या? जैसे मान लो कि आपके बोर्ड में एक सॉकेट बना हुआ है, इस तरीके का एक सॉकेट बना हुआ है, ठीक है? और इसमें स्विच है, एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच, चार स्विच। सपोज करो कि यहाँ पे आपने जो वायर यूज किया है, इसमें करंट लाने के लिए जो आपने वायर यूज किया होगा, आपने वायर के थ्रू इसमें करंट दिया होगा, तो इस वायर से करंट आएगा, इससे जाएगा, ये आपका अर्थिंग करंट होता है, यानी वही जो लीकेज करंट को सप्लाई देता है। तो सपोज करो कि आपके यहाँ जो आपने बोर्ड लगा रखा है, इसमें जो वायर यूज किया गया है वो मैक्सिमम 50 एम्पियर ऑफ करंट को सप्लाई दे सकता है। 50 एम्पियर करंट इस वायर से होकर जा सकती है मैक्सिमम। ठीक है, अब क्या होगा, आपने इसमें जो एप्लियंसेस यूज कर रखे, ये स्विच है आपका, ये स्विच है S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ये S5 है। आपने ऑलरेडी जो वायर से करंट आया है उससे आपने 5 एप्लियंसेस चला रखे। मान लीजिए 5 एप्लियंसेस टोटल 20 एम्पियर की सप्लाई दे रहे हैं, 20 एम्पियर की सप्लाई दे रहे हैं, यानी इस वायर से जो इस बोर्ड में करंट आ रहा है टोटल, वो आ रहा है 50 एम्पियर सब में, टोटल में। मैं सिर्फ इसमें नहीं बात कर रहा हूँ, इस सॉकेट में नहीं, बल्कि ओवरऑल। ठीक है, तो 20 एम्पियर का करंट आ रहा है, सॉरी 50 एम्पियर का करंट आ रहा है, जिसमें 20 एम्पियर आप यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे जो भी एप्लियंसेज आप ऑपरेट हो रही है वो टोटल 20 एम्पियर है, यानी 30 एम्पियर करंट अभी आप यूज कर सकते हैं। अब आपने इसमें लगा दिया एक रेफ्रिजरेटर आपने लगा दिया, तो सपोज करो कि रेफ्रिजरेटर का जो है वो 30 एम्पियर पावर सप्लाई, मतलब रेफ्रिजरेटर जो है वो पर सेकेंड 30 एम्पियर करंट को यूज कर रहा है, यानी अब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप क्या करोगे कि इसमें एक लगा दो 3 पिन।
3 पिन 5 पिन होता है, 3 पिन आपने लगा दिया और 3 पिन लगाकर इसके ऊपर 3 पिन लगा दिया और 3 पिन में आपने रेफ्रिजरेटर के स्विच को प्लग को इंसर्ट कर दिया। अब अगल बगल जो समझते हैं ना 3 पिन क्या होता है, 3 पिन यहाँ पे नहीं है, 3 पिन जो होता है ना बाबू जनरली यही होता है, ठीक है। तो अब हालांकि यहाँ पे 3 पिन नहीं लगा हुआ है, लेकिन मानकर चलो कि यहाँ पे हमने 3 पिन लगा दिया और उसमें हमने इंसर्ट कर दिया रेफ्रिजरेटर। अब उसके बाद जो आप एप्लियंसेस यूज करोगे तो अब होगा ओवरलोडिंग। जैसे 50 एम्पियर का करंट आ रहा था, आप 50 एम्पियर के करंट को यूज कर रहे थे पर सेकेंड। 50 एम्पियर मीन्स व्हाट, एक सेकंड में 50 कूलम्ब ऑफ चार्ज आ रहा है, आप यूज कर पा रहे थे 50 एम्पियर, दैट मीन्स एक सेकंड में 50 कूलम्ब ऑफ चार्ज को आप कंज्यूम कर पा रहे थे। लेकिन अब आपने इसमें 3 पिन लगा दिया और इधर से एक कूलर लगा दिया, ऊपर से एक फैन लगा दिया। अब कूलर फैन जब चलाओगे तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा, तो वो अब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होने लगा, यानी इस बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा होने लगा। इस बोर्ड से करंट ज्यादा खींचा जा रहा है, ज्यादा यूज किया जा रहा है। इसमें आ रहा था कितना करंट 50 एम्पियर, तो 50 पे जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप ज्यादा करंट कैरी कर रहे हो, क्योंकि जितना इसका मतलब इसका जितनी कैपेसिटी है उससे आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो। तो इलेक्ट्रिसिटी लोगे तो ये तो करंट से करंट खींचेगा ना, तो करंट इधर से इस वायर से ज्यादा बहने लगेगा, क्योंकि इसको आउटपुट ज्यादा देना है तो ये इनपुट तो ज्यादा आएगा। अब उस वायर की कैपेसिटी थी मैक्सिमम 50 एम्पियर करंट को सप्लाई देने की, और आप उससे अब 70 एम्पियर या 80 एम्पियर जितना ज्यादा आप यूज कर पा रहे हो इधर एप्लियंस, उतना वो करंट उस वायर से खींचने लगेगा। होगा क्या, उस वायर की कैपेसिटी थी 50 एम्पियर तक देने की, और आप 70 एम्पियर 80 एम्पियर उससे सप्लाई ले रहे हो। करंट के बढ़ने से हीट भी बढ़ेगा, और हीट के बढ़ने से वह वायर जो है वो जल जाएगा, उसमें होगा स्पार्किंग, और स्पार्किंग होने से वो जल जाएगा, पूरा का पूरा जो बोर्ड है वो जल जाएगा आपका, और बोर्ड से जुड़ा हुआ जो आपका प्लग वगैरह है उसमें भी स्पार्क होगा और वो भी जल जाएगा। इसी को कहते हैं ओवरलोडिंग, यानी इस सॉकेट की जो कैपेसिटी थी आप उस कैपेसिटी से ज्यादा करंट सप्लाई लेने लगे, नतीजा हीट बढ़ेगा, और हीट बढ़ेगा तो जलेगा। इसी को कहते हैं ओवरलोडिंग। इसलिए कभी भी किसी भी एप्लियंस को, मतलब अगर कोई हैवी एप्लियंस अगर आपको ऑपरेट करना है तो उसके लिए एक अलग से एक वायर लगाकर हम लोग मास्टर बोर्ड लगाते हैं, है ना। क्योंकि मास्टर बोर्ड में क्योंकि हैवी एप्लियंस है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, जैसे एयर कंडीशंस है, जैसे ये स्मार्ट पैनल हमारा लगा हुआ है, तो इसके लिए एक अलग से बोर्ड लगा हुआ है जो कि इसको स्पेशल करंट सप्लाई करे। नहीं तो अगर ये नॉर्मल एक किसी सॉकेट में हम इसको लगा देंगे तो सारा का सारा पावर कंज्यूम ये होने लगेगा, मालूम चलेगा कि वो सॉकेट हमारा जल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब है दूसरा हमारा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या है भाई, देखो गलती से ही होती है, जानबूझकर थोड़ी कोई करता है शॉर्ट सर्किट। गलती से किसी कारण से अगर सर्किट में यूज होने वाला लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, टच में आ गए, ये मतलब इस तरीके से, ठीक है, दोनों का मेटल आपस में टच में आ गया, इससे क्या होगा, होगा स्पार्क, ठीक है। और इससे रेसिस्टेंस जो होता है वो सर्किट का, वो अचानक से रेसिस्टेंस जो है वो सर्किट का लुढ़ककर 0 हो जाता है, और करंट का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, और करंट का मैक्सिमम होने से एच का भी वैल्यू बहुत हाई हो जाता है, और एच का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, जल जाएगा सारा। यानी शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, किसी कारण से अगर सर्किट में ठंडा और गर्म तार आपस में टकरा गया, लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में टकरा गए, इसके कारण क्या होगा कि जो सर्किट का रेसिस्टेंस है वो अचानक से लुढ़क कर 0 पहुंच जाएगा। जब आई आर का वैल्यू 0 होगा तो आई मैक्सिमम हो जाएगा, और आई का वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा तो हीट भी मैक्सिमम हो जाएगा। पढ़े हो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई बढ़ने पर स्क्वायर वे में हीट बढ़ेगा, और हीट इतना ज्यादा हो जाता है कि सर्किट में आग लग जाती है और वो धू धू कर सब जल जाएगा। ठीक है, आजकल जो शहरों में या फिर जो बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होती हैं या फिर जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं, शॉर्ट सर्किट का मतलब आग लगने का जो सबसे मैनुअल जो रीजन रहता है वो है आपका कौन, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो कभी भी आप लोग याद रखना, वायर को कभी भी ओपन मत रहने देना। ठीक है, अगर कहीं पर अगर कट पीस लगा हुआ हो, अगर कहीं पर वायर अगर खुला हुआ हो बिल्कुल और न्यूड हो, तो उसको वहां पे वायर टेप से उसको कवर कर देना चाहिए, नहीं तो अगर लगा तो फिर होगा। आप खुद से सोचो, एक लाइव वायर से करंट आ रही है, यानी चार्जेस, आपने करंट के बारे में क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो उधर से चार्ज आ रही है और न्यूट्रल वायर से चार्ज जा रही है, और जब दोनों आपस में टकराएगी तो सोचो कि क्या होगा, बस वही है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट समझ में आ गया।
तो शॉर्ट सर्किट से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके बारे में हमने आपको बता दिया। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन ऑफ हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी ताकि इस तरह के इलेक्ट्रिक हजार्ड से बचा जा सके। तो सबसे पहले अवॉइड ओवरलोडिंग सर्किट। ओवरलोडिंग को अवॉइड करो। किसी सर्किट से उतना ही जितना मतलब करंट आ रहा है उतना ही करंट को यूज़ करो या उससे कम यूज़ करो तो सही रहेगा। मालूम चला कि किसी सॉकेट में करंट आ रहा है 10 एम्पियर, आप यूज़ कर पा रहे हो 15 एम्पियर, वो लोड बढ़ेगा, वो ओवरलोडिंग का शिकार हो जाएगा। दूसरा, यूज़ प्रॉपर अर्थिंग। अर्थिंग का यूज़ हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर अर्थिंग अगर आप दोगे तो लीकेज करंट को एक सेफ्टी पैसेज मिल जाएगा, मतलब अंडरग्राउंड होने का, जिसके कारण आपको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, हमें भी खुद एक बार झटका लगा था। हमारा एक वाटर कूलर हुआ करता था, मेटल का था, उसका बॉडी जो है वो मेटल का था और उसमें करंट आ गया था। मुझे लगा था बहुत, लेकिन मैं बच गया था। कैसे बच गया था? कैसे बचा जाता है बच्चा? बच गया था क्या? बस जान लो। तो अगर वहाँ पे अगर मान लीजिए कि अर्थिंग अगर रहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एक जो बॉडी में जो लीकेज करंट आ रहा था वो अंडरग्राउंड हो जाता है ना। लास्ट है इंस्टॉल सेफ्टी डिवाइसेस लाइक एमसीबीज एंड फ्यूज। हाँ, ये लास्ट है, मतलब एमसीबीज वगैरह का यूज़ करते रहना चाहिए। आपके भी घर में लगा हुआ होगा एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका पूरा नाम है। ये आपके मेन सॉकेट में भी लगा हुआ है और आपके जो सब्सिट्यूएंट सॉकेट्स होते हैं, जो घर में जो दूसरे सॉकेट हैं जगह जगह पे लगे हुए, उसमें भी छोटे छोटे एमसीबी लगे हुए होते हैं। कि अगर मान लो कि वहाँ पर अगर एमसीबी उसको मेन बोर्ड में अगर एमसीबी उसको नहीं रोक पाया तो जो सब्सिट्यूएंट सर्किट होते हैं उसमें उसको रोक लिया जाए। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक हजार्ड से बचा जा सके। आई होप कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है सो डोंट वरी, कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है। देखो, नो वन इज परफेक्ट हियर, कोई परफेक्ट नहीं है। अगर आपको अगर कोई डाउट रह गया है, कोई टॉपिक ऐसा है अनक्लियर है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें। मैं फिर से कोशिश करूंगा कि उसको एक सिंगल वीडियो में उसको हम क्लियर कर दें। बात समझ में आ रही है? तो बने रहो अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये आपका लास्ट था और जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि बोर्ड का एग्जाम नज़दीक है। ये जो मार्क्स आपको, जो बोर्ड का जो रिजल्ट्स होगा बाबू, ये जीवन भर आपके साथ रहने वाला है। तो ज़्यादा टेंशन, देखो जो हमारे बस में नहीं है उस पर ज़्यादा विचार नहीं करना है। कितने मार्क्स आएंगे, किस तरीके के ये होंगे, मतलब एग्जाम्स होंगे, ये हमारे फेवर में बस एक चीज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो हमारे नियंत्रण में है, जो हमारे हाथ में है, हम वह करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हाँ या ना। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो छोड़ दो। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करो और इस चैप्टर को कंप्लीट करो। इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो है आपका ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो आपको पढ़नी है वो होगी। उसमें आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, आपका ह्यूमन आई है। तो मैं अगले वीडियो में उसको लेकर आऊँगा और कल ही शायद वो दूसरा भी वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। क्योंकि अब समय बहुत कम है एग्जाम में, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी। एक्चुअली हम किसी चीज़ में डिस्टर्ब थे बाबू, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा देर हुआ, बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे इस बार बहुत जल्दी हो। फिर फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद फिर हम अगले चीज़ में इंटर करेंगे। ठीक है, तो बने रहो अपने इस चैनल पर। इस वीडियो को पूरा देखना। जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं जो कि इस बार बोर्ड का पेपर देने वाले हैं सीबीएसई का, वो स्पेशली उसको जरूर ये वीडियो शेयर करना। और कुछ खास नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।